अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। आज ट्यूसडे। अच्छा, आज तो नहीं, कल मुझे याद कराना। मैं ना स्प्रिंग 20 को कैफ 8 भी कैफ 7 भी डिटेल से देखूंगा। जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उनके सॉल्यूशंस, उनके क्वेश्चंस अगर सही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बना के, ताकि स्टूडेंट्स जो टॉपिक कर चुके हैं वो तो कर सकें ना। कल याद करा देना। एक वो तो मैंने बना दिया था, जॉइंट प्रोडक्ट वाला। कल एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट 35,000 वाली समझ नहीं आएगी, उसके अलावा आ जाएगा समझ, और वो आपने करना था। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स भी निकालने थे ताकि रिकन्सिलेशन कर सकें। फिर इसके अलावा पार्ट ए में मैंने समझाया था कि ये बजट नहीं है, ये फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्वांटिटेटिव डाटा एक्चुअल, लेकिन रुपए सारे स्टैंडर्ड वाले। यही वजह है कि जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस किए गए वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस किए गए, बजट, क्योंकि डाटा सारा स्टैंडर्ड वाला, तो इसलिए वो बजटेड माइनस किए गए हैं। तो ये पार्ट ए था। फिर इसको हमने रिकंसाइल करना था एक्चुअल प्रॉफिट के साथ, और वो एक्चुअल प्रॉफिट मैंने वर्किंग 2 में निकाला हुआ है। तो इसमें देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ही माइनस किए हुए हैं, और ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकाले हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट है जो मैंने परसों क्लास में ऑटम 17 कराया था। ये मैंने क्लास में सॉल्व किया था, इसी तरह का पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही था कि अप्लाइड से फिर अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट किए थे और एक्चुअल पहुंचे थे। बिल्कुल यही वाला पॉइंट मैंने ऑटम 17 में उधर उस कोने में किया था, मुझे याद है। एब्जॉर्प्शन पे और मार्जिनल पे टोटल कॉस्ट तो दी हुई थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मसला इसमें हो सकता है आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स का, वो बता देता हूं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पे करनी है कि एक्चुअल पे करनी है, ये नहीं बताया सवाल में, तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल पे। तो देखिए मार्जिनल में भी और एब्जॉर्प्शन में भी, यानी वर्किंग 2 में भी और वर्किंग 4 में भी, मैंने पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लिखे, उनका टोटल किया, और ये जो टोटल आया इसको डिवाइड किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, ताकि पर यूनिट कॉस्ट निकल आए, जो कि 12,000 थे, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 यूनिट से जो कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे, ताकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आ जाए। मार्जिनल में भी ऐसे ही किया हुआ है और एब्जॉर्प्शन में भी ऐसे ही किया हुआ है। फर्क दोनों में क्यों है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने 16 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ऐड किए हुए। तो वर्किंग 2 और वर्किंग 4 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लिखने के बाद टोटल किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, और इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, पर यूनिट कॉस्ट आ गई एक्चुअल, और मल्टीप्लाई कर दिया 1500 यूनिट्स जो कि क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बचे हुए हैं। तो इस तरह से वर्किंग 2 और वर्किंग 4 के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है। ये क्यों प्रॉफिट निकाला है? क्योंकि पार्ट सी में इनको भी रिकंसाइल करना था, इसलिए निकाला। तो इसमें जो वर्किंग 2 है और वर्किंग 4 है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स दी हुई हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का मसला है, बस वो मैंने ऑटम 17 परसों समझाया था। तो वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4 में मुझे मजीद कोई पॉइंट नहीं लग रहा डिस्कस करने वाला। जो वर्किंग 1 है, ये भी मुनासिब सा पॉइंट है, ये भी ऑटम 17 में इसी तरह का ही पॉइंट था। वेरिएंसेस भी बिल्कुल सिंपल से हैं, वेरिएंसेस में भी कोई अजीब सी चीज़ नहीं है, वेरिएंसेस सिंपल थे इसमें। तो इसमें वाहिद चीज़ रह जाती है अब समझाने वाली कि ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट 35,000 कैसे निकला, ये समझ लें। ज़बानी ही समझा रहा हूँ,
इसके लिए अगर कैलकुलेशन मैं कर भी दूं, जो कि पहले किसी दौर में करता था, लेकिन उस कैलकुलेशन में भी बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती थी, तो वो जो पर्पस था वो मज़ीद कंफ्यूजन बढ़ा देता था। तो ठीक है, ज़बानी समझा रहा हूँ, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इसको याद कर लें, मैं फिर भी ज़बानी समझा रहा हूँ। प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होती है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आता है जीपी। और ये हम लोग जो वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जीपी है जो रिकंसाइल कर रहे होते हैं। ये जो रिकंसिलिएशन है, जीपी को हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं। रिकंसिलिएशन में हम लोग बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं। अगर बजटेड यूनिट्स सोल्ड और एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड बराबर हैं, सेल वॉल्यूम वेरिएंस होगा? नहीं होगा। मैंने कहा है कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी सेल लेट से 10,500, बल्कि इतनी थी शायद, और बजट क्वांटिटी सेल वो भी 10,500, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस होगा? नहीं होगा। अगर सेल प्राइस भी और जितनी कॉस्ट हैं वो भी एक्चुअली उतनी ही होती जितनी हमने स्टैंडर्ड सोची थी, तो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट सेम होते। लेकिन अगर सेल प्राइस डिफरेंट है, जितनी कॉस्ट हमने सोची हुई थी स्टैंडर्ड, एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड डिफरेंट हैं, तो दोनों प्रॉफिट्स में फर्क आ रहा है, और ये फर्क वेरिएंसेस की शक्ल में नजर आ रहा है। हमने अब तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े, कॉस्ट वेरिएंसेस वो किन यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेटेड होते हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यूनिट्स सोल्ड? प्रोड्यूस्ड। हमने जितने अब तक कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े ना, कॉस्ट वेरिएंसेस, वो सब बेसिकली इसके होते हैं। देखें, हम जब निकालते हैं ना कि मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, क्वांटिटी, किन यूनिट्स पे बेस्ड है? प्रोड्यूस्ड पे कि सोल्ड पे? यानी हम कह रहे हैं कि जितने यूनिट्स बने उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आई और कितनी आनी चाहिए थी। इसी तरह लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस किन यूनिट्स का निकाल रहे होते हैं? प्रोड्यूस्ड के सोल्ड? प्रोड्यूस्ड। यानी हम कह रहे होते हैं जितने यूनिट्स बने उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इतनी आनी चाहिए थी और इतनी आई है। यही काम ओवरहेड्स में भी होता है। तो हम लोगों ने जितने कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े हैं वो किस एरिया को टैकल कर रहे हैं? इसको। जब हम वेरिएंसेस लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो फर्क आया वो टैकल हो गया। सेल वाला फर्क कहां टैकल हुआ? सेल प्राइस वेरिएंस में और सेल वॉल्यूम वेरिएंस में। इसकी वजह से भी तो फर्क आ रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए ये नहीं इस्तेमाल हो रहा क्या? देखें, सिर्फ मैथमेटिक्स है, दिस माइनस दिस, ये कैसे बना? दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो प्रॉफिट निकला ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए ये दोनों फिगर इस्तेमाल हो रही है ना। अब तक इनका कोई वेरिएंस देखा हमने? नहीं। चलें चाय पी के बाकी बताता हूं। तो जो सेल वेरिएंसेस हैं उसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस इसका कवर कर लिया, और जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कवर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रॉफिट के पहुंचने तक ये दोनों फिगर्स भी इस्तेमाल हुई हैं। अगर इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूड है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वही है ना जिस पे बजट भी बना होगा। तो अगर इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूड है तो इनके फर्क वेरिएंस एनालाइज करने के बाद प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएगा ना,
क्योंकि फर्क सिर्फ इनकी वजह से आ रहा है। दोबारा सुने, इन्वेंट्री अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर वैल्यूड है तो इन्वेंट्री किन फिगर्स को इस्तेमाल करके बनी है? वही जिनसे बजट बना होता है। तो क्या ये प्रॉफिट का डिफरेंस इनकी वजह से होगा? नहीं। तो फिर सेल वेरिएंसेस निकालने से और कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने से, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के वेरिएंस होते हैं, मसला हल हो जाएगा ना, प्रॉफिट रिकंसाइल कर जाएगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यूड है तो इनकी वजह से भी फर्क आ रहा होगा, तो वो फर्क भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट रिकंसाइल होगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बल्कि फिनिश गुड नहीं, वर्क इन प्रोसेस भी, वर्क इन प्रोसेस भी इसी में शामिल है। वर्क इन प्रोसेस का भी यही मसला है। रॉ मटेरियल का मसला इसलिए नहीं क्योंकि वो वहां कवर हो जाता है, इन्वेंट्री वो जो हम प्राइस वेरिएंस निकालते हैं वो वहां कवर हो जाता है। अदरवाइज ये मसला ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का भी है, और ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का भी है। क्या मसला? अगर इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे की गई है तो इनकी फिगर्स निकालने के लिए वही रेट्स इस्तेमाल हुए जो बजट बनाने के लिए, तो उनमें फर्क नहीं आया होगा। फर्क आएगा तब अगर इनमें हमने एक्चुअल कॉस्ट इस्तेमाल की हैं। तो अगर इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो इसलिए आज तक ये कुछ बताया ही नहीं था। और जो सवाल अब तक किए अगर उन पे गौर करें तो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूड थी। जैसे कल क्लास में एक सवाल किया था स्प्रिंग 2016 का सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से, उसमें ऐसी कोई एडजस्टमेंट की थी मैंने इन्वेंट्री की, हालांकि उसमें फिनिश गुड्स थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उस पर लिखा हुआ था इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। उससे पहले एक सवाल, वो मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड की थी। इससे पहले एक सवाल मैंने परसों करवाया था जिसमें वो प्रोडक्ट पी था गालिबन, जिसमें क्वेश्चन बैंक का था और राइज में भी था, और मैंने कहा था राइज में कुछ फॉर्मेटिंग का एरर है इसलिए मैं पीडीएफ फाइल खुद ही अपलोड कर देता हूँ। ये वही सवाल था जिसमें मैंने आपको मार्जिनल पे भी और एब्जॉर्प्शन पे भी एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दिया था 19,848, 19,548, 500 एक सवाल था। उसमें भी लिखा हुआ था इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जब इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो ये मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है तो फिर हमें रिकंसिलिएशन में सारे वेरिएंसेस निकालने के बाद एक इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। और वो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट किस चीज से डालनी पड़ेगी? जो इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट और जो इन्वेंट्री की स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस है, इसको प्लस करना है कि माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि इनवर्स रिलेटेड होता है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो एक्चुअल प्रॉफिट बजट प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा? एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा आ रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रॉफिट से। देखो, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है अगर, तो एक्चुअल कॉस्ट अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो एक्चुअल प्रॉफिट भी तो ज्यादा आ रहा होगा ना। इन्वेंट्री अगर ओवर है तो इन्वेंट्री का क्लोजिंग, जो इन्वेंट्री क्लोजिंग है, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो वो इन्वेंट्री ज्यादा आ रही होगी बजटेड से, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। तो बजटेड से एक्चुअल तक पहुंचना है, ऐड करें कि लेस करें? रिकंसिलिएशन में हम बजटेड से ऐड करेंगे ना। तो देखें मैंने आपको वो जो पेज नंबर 3 पे नोट्स लिख के दिए हैं मैं, या 4 पे, शायद 4 वाले पे, 4 वाले पे, पेज 4 के एंड पे देखें नोट्स हैं। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट जहां खत्म हो रहा है ना, मिड में तकरीबन, वहां नोट्स लिखे हुए हैं। दूसरा नोट क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 4 पे जो मैंने नोट्स दिए आपको, तीसरा पेज नंबर 4 पे रिकंसिलिएशन जहां एंड हो रही है उसके बाद एक डब्बा बना के एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं, उस डब्बे में आखिरी नोट है।
मैंने फार्मूला देखो कैसा रखा है, एक्चुअल माइनस से पहले रखा है ना, तो अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। देखो इन्वेंट्री ज्यादा आ रही होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो उसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक आना है और एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस से पीछे एक्चुअल कॉस्ट रख दी ताकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आए तो आंसर पॉजिटिव आए और आगे ऐड हो जाए। ओपनिंग में इसका रिवर्स हो गया। पिछले साल का पिछले पीरियड का जब भी स्टैंडर्ड कार्ड बना होगा तो उससे क्लोजिंग भी निकल आया होगा, तो हमें नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग पता नहीं चलनी होगी। ये पिछला क्लोजिंग है ना, जी सर, तो उसी टाइम स्टैंडर्ड कार्ड बना होगा ना, तो सर हमें तो आप कह रहे हैं हमने स्टैंडर्ड अपडेट कर लिया होगा। स्टैंडर्ड अपडेटेड ही बना होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है ना कि जो पिछले साल एक्चुअल कॉस्ट आई थी हम उसी को स्टैंडर्ड मान लें, क्या पता पिछले साल हमने बहुत बेहतियातियां की थी और स्टैंडर्ड हम अभी भी अपनी जगह कायम है कि नहीं पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा, ऐसे होना चाहिए। तो जरूरी तो नहीं है कि स्टैंडर्ड अपडेट करके हम पिछले एक्चुअल पे ले आए। अच्छा, ये जो मैंने बात यहाँ समझाने की कोशिश की है, अगर पल्ले नहीं पड़ी ना तो ये फार्मूला याद रख लें। ये जो फार्मूला इस पे लिख के दिया हुआ है पेज 4 के ऊपर, ये फार्मूला याद रख लें कि अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट माइनस उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ओपनिंग है तो इसका रिवर्स। और जो सवाल था उसमें 35,000 ऐसे ही निकला हुआ है कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट लें जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में निकाल चुके हुए हैं, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इससे 35,000 पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख दें, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख दें। ओके अच्छा, अब हम लोग स्प्रिंग 17, ऑटम 17, स्प्रिंग 16 जो 2018 के सवाल हैं चल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000, इनपुट 20,000 और क्लोजिंग 3,000। आउटपुट कितना? 22,000। ओपनिंग 60% कंप्लीट था और जो क्लोजिंग है ये 80% कंप्लीट है। ईपी 5 से ओपनिंग के सामने क्या आएगा? 5। मटीरियल में कुछ नहीं, कन्वर्जन में 40, 2,000। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 22,000 में से 5 निकाल दें, 17 यहाँ और 17 यहाँ। क्लोजिंग 3 और यहाँ 2400। 20,000 21,400। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं यानी आउटपुट फॉर द ईयर? 22,000। जब हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे होंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे जो अब तक सीखा? चलें, अगर एक यूनिट पे 4 किलो लगना चाहिए स्टैंडर्ड, क्या कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी? एक यूनिट पे स्टैंडर्ड है 4 किलो लगने चाहिए, तो इनटू बाइजर, जबकि एक्चुअली लगे 85,000। तो क्या लग रहा है कि फेवरेबल वेरिएंस आया या एडवर्स आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी है, क्यों 88,000 लगने चाहिए थे, 85,000 लगे, तो फेवरेबल आया ना, यानी जितना लगना चाहिए था उससे कम लगा। ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये इलॉजिकल कंपैरिजन है। क्यों? असल में इस साल मटेरियल लगा किन यूनिट्स पे? 20,000 पे। ये जो ओपनिंग 5,000 थे इन पे मटेरियल इस साल में लगा है? नहीं, इन पे तो मटेरियल पिछले साल लग गया था। ये जो 22,000 यहां लिखा हुआ है, इस 22 निकालने में ये 5 शामिल है ना, तो हम इस 5 को भी शामिल करके, फिलहाल इस 3 को इग्नोर करें, जरा इस 3 को इग्नोर करें, फर्ज करें ये 5 और 20 ये 22 है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस पे निकाल रहे हैं? ओपनिंग भी साथ मिला रहे हैं। हालांकि क्या जो एक्चुअली मटेरियल लगा है वो उस 5 पे लगा? क्यों नहीं लगा? वो तो पिछले साल लग गया था। तो हम देखेंगे कि इतना सारा मटेरियल लगना चाहिए था, इतना सा लगा है, अरे वाह हो गया, तो बड़ा अच्छा मटेरियल लग गया। हालांकि हमने स्टैंडर्ड निकालते हुए वो 5,000 भी मिला लिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड ने तो ज्यादा ही आना है, और एक्चुअली देख के लगेगा कि एक्चुअल मटेरियल कम लगा है, तो कंपैरिजन फेयर है ये। इसी तरह अब उस 5 को छोड़ के इधर देखते हैं, 20 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो आउटपुट निकला, फर्ज कर लें 22,000, इसमें से ये माइनस करके निकला। इन 3 पे क्या मटेरियल असल में लगा नहीं है? लगा हुआ है, लेकिन चूंकि ये आउटपुट में नहीं आया, आउटपुट निकालते हुए इस 3 को माइनस कर दिया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हुए इस 3,000 पे लगने वाला मटेरियल इग्नोर हो गया, जबकि एक्चुअली लगा हुआ है। तो जो अब तक सीखा था कि हम लोग आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर वेरिएंसेस निकालते हैं, अब यहां पर आके वो बात गड़बड़ हो गई, ये कंपैरिजन फेयर नहीं रह गया। फेयर कंपैरिजन कब बनेगा? जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी किस पे निकाली जाए? 20,000, क्योंकि 85,000 एक्चुअली किस पे लगा है? इन 20 पे लगा है, 5 पे नहीं लगा, 17 पे लगा है और इस 3 पे लगा। तो जब ये 85,000 इन 20,000 यूनिट्स पे लगा है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी उन 20,000 यूनिट्स ही की होनी चाहिए। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन हो रहा होगा ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स अगर हम कहें कि 22,000 यूनिट्स पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि इस 22 में वो 5 शामिल है, जबकि उस 5 पे सारे के सारे आवर्स इस साल नहीं लगे, कुछ तो पिछले साल भी लग गए थे। तो एक्चुअली उन पे कितने आवर्स लगे? इन पे, दोबारा सुने, कन्वर्जन में लेबर ओवरहेड सब होते हैं ना, तो ये जो 5,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे, उनके ऊपर सारा का सारा काम इस साल थोड़ी हुआ है। इस साल तो सिर्फ 40% काम हुआ है, 60% तो पिछले साल हो गया था। जबकि अगर मैंने इस 22,000 में वो पूरा 5,000 यूनिट्स रख दिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स में तो पूरे 5,000 यूनिट्स पे लगने वाले आवर्स आ जाएंगे, जबकि एक्चुअली आवर्स थोड़े आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे। ये जो 5,000 यूनिट्स हैं, इन पे कुछ आवर्स पिछले साल लगे थे, कुछ इस साल लगे हैं। अगर मैंने इस 5,000 यूनिट्स पूरे के पूरे ऐड कर दिए और इनके ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स निकाले, तो स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा निकलेंगे, जबकि एक्चुअली आवर्स तो इन पूरे 5,000 यूनिट्स पे नहीं लगे, सिर्फ 40% लगे हैं, तो एक्चुअल आवर्स कम आ रहे होंगे, तो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। अब इसका कंक्लूजन, अगर प्रोसेस मिक्स हो जाए तो वो जो हम SQ और SH निकाला करते हैं, AQ और AH निकाला करते हैं, अब तक किस पे निकालते थे? वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे। अब हम किस पे निकाला करेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बस सिर्फ ये नई बात बताइए।
और मटेरियल वेरिएंसेस के लिए मटेरियल वाला ईपी, और लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए कन्वर्जन वाला ईपी। और ईपी भी कौन सा? अगर बिजनेस वेटेड एवरेज फॉलो करता हो तो वेटेड एवरेज अगर फॉलो करता हुआ तो वो तो पूरा पूरा 22 आ जाएगा ना। तो क्या 25 के 25,000 पे इस साल मटेरियल लगा? नहीं, 5 पे नहीं लगा। तो कंपनी की पॉलिसी जो मर्जी हो, फॉर वेरिएंस एनालिसिस FIFO वाला ईपी। तो अगर क्वेश्चन में प्रोसेस मिक्स हो जाए, जो कि हो जाता है कभी कभी, अगर क्वेश्चन में प्रोसेस मिक्स हो जाए और फिर वेरिएंस पूछे में, तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जहां जहां पर हम लोग SQ, SH या इसी तरह से AQ और AH निकाला करते थे एक्चुअल प्रोडक्शन को बेस बना के, अब एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को बेस बनाया करेंगे। ये पेज 3 के एंड पे जो नोट्स लिखे हुए हैं उनमें देखें, मैंने आखिरी पॉइंट यही लिखा हुआ है। पेज 3 के एंड पे जो डब्बा बनाया हुआ है एग्जाम नोट्स, उसमें आखिरी पॉइंट पढ़ लें, यही लिखा हुआ है मैंने। हाँ जी, नोट पढ़ लिया? समझ आई बात या नहीं समझ आई? इसका एक सवाल मैं करा देता हूं, एक सवाल होमवर्क दे दूंगा। है मटीरियल हो सकता है, हो सकता है। जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 323 पे जैक एंड जिल ऑटम 2015, और राइस की बुक में जैक एंड जिल ऑटम 2015। राइस की बुक में पेज 489 क्वेश्चन नंबर 6। ये पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल है।
अच्छा, ये जो मैं भी बात बता रहा था, ये अगर किसी को समझ नहीं आई ना, मेरे जहन में एक और आइडिया आया है, उससे बताता हूँ। अगर किसी को भी कच्चा कच्चा रह गया तो पक जाएगा। ओपनिंग क्या लिखे थे मैंने? 5,000 और इनपुट लिखे थे 20,000 और क्लोजिंग लिखा था 3,000। आउटपुट आ गया 22,000 और ये थे 60% कंप्लीट और ये थे 80% कंप्लीट। हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 1 यूनिट के लिए 4 किलो लगना चाहिए 20 रुपए पर किलो वाला, ये स्टैंडर्ड है हमारा। और ऐसा परफेक्ट काम हुआ इस दफा कि एक्चुअली भी 4 किलो ही लगे। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जितने लगने चाहिए थे उतने ही लगे। एक्चुअली जो मटेरियल लगा होगा इन 5 पे लगा होगा इस साल में। क्यों नहीं? क्योंकि पिछले साल लग गया था। इन पे लगा हुआ है, लेकिन ये आउटपुट में नहीं आ रहे। ये आउटपुट में आ रहे हैं लेकिन इन पे इस साल मटेरियल नहीं लगा। ये आउटपुट पे नहीं आ रहे लेकिन इन पे मटेरियल लगा हुआ है। अगर हम ईपी देखें तो फाइफो वाला, तो मटेरियल वाले कॉलम में ओपनिंग के यूनिट्स नहीं आ रहे होंगे। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने? 17,000 और क्लोजिंग 3,000। ओपनिंग पे मटेरियल इस साल लगा होगा या पिछले साल लग गया था? इस 17 पे इस साल लगा है। यही कॉन्सेप्ट है ईपी का। इस 3 पे इस साल लगा है, यानी मटेरियल जो एक्चुअली लगा है वो इन 20,000 यूनिट्स पे लगा है। तो हम जब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, जितना लगना चाहिए था असल में उतना ही लगा है। अंदर की बात यह है कि बड़ा परफेक्ट काम हुआ है, लेकिन इस फार्मूले में देखें क्या हमें नजर आने लगा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 20 रुपए इनटू 4 किलो लगने चाहिए थे। एक्चुअल प्रोडक्शन पे निकालते होते हैं हम। ये कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन? 22,000। ये आ जाएगा 88,000 किलो माइनस 20 रुपए। एक्चुअली मटेरियल लगा कितना पे है? 20,000। असल में इस 20,000 पे लगा, लॉजिकल बात है। तो असल में कितना लगा है? 80,000 किलो। इस फार्मूले का आंसर हमें बताएगा कि फेवरेबल वेरिएंस आया है, जबकि असल में तो वेरिएंस ही नहीं आया। क्यों वेरिएंस नहीं आया असल में? लेकिन ये फार्मूला बता रहा है कि वेरिएंस आया है। तो ये फार्मूला इलॉजिकल हो गया ना। क्यों? क्योंकि एसक्यू निकाल दिया हमने कि 22,000 यूनिट्स पे कितना किलो मटेरियल लगना चाहिए, हालांकि असल में लगा ही सिर्फ 20,000 यूनिट्स पे। तो ये फार्मूला लॉजिकल तब बनेगा जब हम यहां भी 88 की बजाय इस 20,000 पे लगने वाला 4 किलो 80,000 लेंगे, तो नजर आ जाएगा कि हाँ वेरिएंस नहीं। और अगर होगा तो वो असली वाला वेरिएंस निकलेगा। अब भी कोई फायदा नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा समझ आ गया, या अगर किसी को नहीं आया होगा? चले, किसी को नहीं आया था तो अब शायद समझ आ गया हो। अगर अब भी नहीं आया हो तो करना वही है जो कहा है कि आप लोगों ने जो एस क्यू एस एच निकालना है, ए क्यू एस एच निकालना है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं निकालना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे निकालना है। और जिन्होंने अब तक सवाल नहीं पढ़ा वो वीडियो पॉज करके पहले सवाल पढ़ लें। सवाल की रिक्वायरमेंट ए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मांगी हुई है। इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल कन्वर्जन और
परसेंटेज और यूनिट्स और अंग्रेजी। कंपनी की पॉलिसी फाइफो है, अगर वेटेड एवरेज भी हो फिर भी हमने प्रोसेस के लिए फाइफो ही बनाना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा ये मैं बनाता हूं बाद में, ये बाद में बनाता हूं। सवाल में मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल दी हुई है और वो दी इस तरह से हुई है कि एक रेट लिखा हुआ है 38 पर किलो, उसके सामने 19 लाख आ रहा है, और एक रेट लिखा हुआ है 42 रुपए पर किलो, उसके सामने 84 लाख आ रहा है। ये असल में इस तरह से है कि मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन एट, ये एक हेडिंग है और उसके नीचे दो अलग अलग रेट्स हैं। यानी कुछ मटेरियल 38 रुपए पर किलो वाला था, वो 19 लाख रुपए बनते हैं, और कुछ मटेरियल 42 पर किलो वाला था, वो 84 लाख बनते हैं। कितना मटेरियल एक्चुअली इस्तेमाल हुआ, कैसे निकलेगा? इस साल एक्चुअली कितने मटेरियल के किलो इस्तेमाल हुए, कैसे निकलेगा? उन्नीस लाख को 38 से डिवाइड कर दें और 84 लाख को 42 से डिवाइड कर दें। ढाई लाख किलो, 19 लाख को 38 पे डिवाइड और 84 लाख को 42 पे डिवाइड, 2.5 लाख आ गया। ठीक है, 2.5 लाख। अच्छा, ये ईपी बनाने से पहले भी कुछ हम बनाते होते थे या डायरेक्ट ईपी बना ले? क्या क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे, बना लेते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इनपुट। क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट कितना लिखूं? 2.5 लाख किलो या 50,000 यूनिट्स? 50,000 यूनिट्स। सवाल दोबारा कर रहा हूं, क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट के सामने मैं वो 2.5 लाख किलो लिखूं जो इनपुट हुए हैं, जिनको 2.5 लाख अभी तक समझ नहीं आया। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ 38 रुपए के सामने लिखा हुआ है, कुछ 42 रुपए के सामने लिखा हुआ है, यानी कुछ किलो 38 रुपए वाले थे, कुछ किलो 42 रुपए वाले थे, और आगे उनकी अमाउंट्स हैं। तो अगर आप अमाउंट्स को रेट से डिवाइड कर लेंगे तो किलोज निकल आएंगे, तो वो टोटल बनते हैं 2.5 लाख किलो। यानी इस साल टोटल 2.5 लाख किलो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन हुआ है। तो मैं यहाँ इनपुट में 2.5 लाख किलो लिखूं या 50,000 यूनिट्स लिखूं? चार 4,000 लिखो, क्यों 2.5 लाख लिखो? सर जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के जो फिगर्स दिए वो यूनिट्स में है। अब अगर इसको किलो में लिख देंगे वो यूनिट्स में आ रहे होंगे तो सब वो कैसे बनेगा? आउटपुट भी किसमें? डेफिनेटली यूनिट्स में ही होगा। मैंने ये बात आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाते हुए बताई थी और कहा था तब कि हम वेरिएंस में इस पर दोबारा बात करेंगे। अगर मटेरियल और प्रोडक्ट इनके यूनिट्स डिफरेंट हैं, इसकी मिसालें मैंने प्रोसेस में बड़ी दफ़ा दी हैं, चेयर्स वाली,
कि प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ और है और मटेरियल की क्वांटिटी कुछ और है। जैसे इस सवाल में है कि हमने 50,000, फर्ज कर लें चेयर्स हैं, हमने 50,000 चेयर्स बनाना शुरू किया जिसके लिए 2.5 लाख किलो मटेरियल लगा। तो अगर मैं इनपुट में 2.5 लाख किलो लिख देता हूं तो आउटपुट में तो चेयर्स ही आ रही होंगी ना, तो किलो से यूनिट्स कैसे बन जाएंगे? मतलब 2.5 लाख ऊपर लिख के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ? 8,000 क्या किलो यूनिट्स हैं। तो 8,000 यूनिट्स प्लस 2.5 लाख किलो इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। नहीं कर सकते ना हम, तो आउटपुट तो प्रोडक्ट का ही है। तो अगर आउटपुट और मटेरियल डिफरेंट क्वांटिटीज वाले होते हैं, जो क्वांटिटी स्केड्यूल है वो आउटपुट ही के लिहाज से बनना है, वो प्रोडक्ट के लिहाज से ही बनना है। ये बात लिख लें चाहे। वो तो नॉर्मली होता ही ऐसे, प्रोसेस में जितने सवाल किए थे ऐसे ही होता था, उनमें ऐसे ही होता था। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे, जैसे कोई सवाल जिसमें फिनिश गुड्स के यूनिट्स दिए हैं और वर्क इन प्रोसेस के बारे में कहा है कि इस पे 40% मटेरियल लगा हुआ है, वो आउटपुट के यूनिट्स थे, वो प्रोडक्ट के यूनिट्स थे। वरना ज़्यादातर सवालों के अंदर या इसी तरह से वो जो सवाल थे कि जिनमें केस 3 प्रोसेस 2 का कि यूनिट्स क्वांटिटी मजीद नहीं लगी, बस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एडिशनल इनकर हो रही है लेकिन यूनिट्स नहीं चेंज हो रहे क्योंकि हमने यूनिट्स रखे ही प्रोडक्ट के हुए हैं। तो कुछ सवालों में सिर्फ फर्क था, अदरवाइज वहां पर इनपुट और आउटपुट सेम यूनिट्स होते थे, किलोज। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट के यूनिट्स और दिए हुए हैं और मटेरियल के यूनिट्स और हैं, यानी 1 मटेरियल इज नॉट इक्वल टू 1 प्रोडक्ट। 10 किलो का एक चेयर, 15 किलो का एक बैग, तो प्रोडक्ट के यूनिट्स और हैं और मटेरियल के यूनिट्स और हैं, तो क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये किसके हिसाब से बनेगा? ये प्रोडक्ट के यूनिट्स के हिसाब से बनेगा। तो इसलिए यहां पर इनपुट में 2.5 लाख किलो नहीं लिखना, वही जो 50,000 यूनिट्स लिखे हैं वही लिखना है। ओपनिंग कितने? 8,000, इनपुट 50,000, क्लोजिंग 7,000। लॉसेस हैं, इंस्पेक्शन स्टेज भी है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो रही थी, मैं क्वांटिटी स्केड्यूल के फेस पे ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल देता था, कंफ्यूजन हो रही थी, मैं अलग कर देता हूँ, इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग निकाल देता हूँ। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में हम लेते हैं इनपुट, ओपनिंग इसमें तब ऐड करते हैं अगर वो अब आके इंस्पेक्ट हुए हैं। ओपनिंग कितने परसेंट थे? हाँ, तो इसका मतलब अब आगे इंस्पेक्ट हुए। क्लोजिंग इंस्पेक्ट ना हुए हो तो माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? हाँ, तो इसका मतलब इंस्पेक्ट नहीं हुए। 51 और लॉस कितना? 3%। कितना? क्वांटिटी स्केड्यूल पे मैं बना लिया करता था, लेकिन वो ग्रुप में मुझे लगा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैंने एक्सपेक्टेड यूनिट्स अलग ही कर दिया। जिनको नहीं हो रही कन्फ्यूजन वो इसी के फेस पे कर लेना। नॉर्मल लॉस आ गया कितना? 1530। आउटपुट कितना है? 48,000। तो फिर एबनॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा? लॉस है। कितना? हम्म, 1470। ये बन गई क्वांटिटी स्केड्यूल। इससे बनाते हैं अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ओपनिंग के यूनिट्स हैं 8,000,
FIFO है, मटेरियल के सामने कुछ नहीं आएगा, कन्वर्जन के सामने आएगा। कितने % था? ओपनिंग 80%। तो यहाँ 20% आ जाएगा। कितना? 1600। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड होते हैं आउटपुट में से ओपनिंग माइनस करके, यानी 40,000, और ये दोनों में पूरे पूरे आएंगे। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000 यूनिट्स हैं जो कि मटेरियल में कंप्लीट आएंगे, और कन्वर्जन में कितने आएंगे? 60%। तो यहाँ पर 7,000 और यहाँ पर 4200। एबनॉर्मल लॉस 1470, मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 90%। चौदह 13। यार समीर, ये छुप तो नहीं गया इसके पीछे? नजर आ रहा है 13-23? नहीं, फिर भी मासूम लोग भी होते हैं ना। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई। पार्ट ए वेटेड एवरेज पे करते। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखा होता ना कि कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज, तो पार्ट ए वेटेड एवरेज से करते, लेकिन पार्ट बी वेरिएंसेस के लिए हमें फिर से FIFO करना पड़ता, तो इसलिए FIFO ही लिखा होता है। हाँ जी, मिटाना है मैंने। ये हो गई सारा पिक्चर इसकी। स्टैंडर्ड कार्ड बनाने की जरूरत है या बस बना हुआ है? क्यों है जरूरत? लिखा तो सारा कुछ हुआ है, किलो भी लिखे हैं, रेट भी लिखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हमें। तो ये जो सवाल के अंदर आपको शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन है ना, इसको देख के स्टूडेंट को लगेगा बट ठीक है, मटेरियल का किलो भी है, रेट भी है, बहुत है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल दिए हुए हैं, हमें वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग चाहिए, तो स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं बनाना तो कम से कम ओवरहेड्स को जरूर तोड़ लें,
लेकिन पूरा बना लें, क्या हर्ज है। स्टैंडर्ड कार्ड, पार्ट बी करने लगा हूं मैं, स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। क्वांटिटी और रेट। ये तीसरे वाले कॉलम की जरूरत कब पड़ती है? जब प्रॉफिट निकाल रहे हो या इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो। डायरेक्ट मटेरियल 5 किलो 40 और 200। आउटर कॉलम ऐसे ही बना रहा हूं, जरूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना नहीं है। फिर भी देखें शायद फायदा हो जाए। डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स 80 120। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन दोनों का कंबाइन दिया हुआ है। लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि ये मशीन आर्ट से लिंक्ड है कि लेबर आर्ट से लिंक्ड है। कैसे? क्योंकि 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, इसका मतलब लेबर से लिंक्ड है, तो इसमें क्वांटिटी दोनों में 1.5 ही लिखूंगा मैं, 1.5। अब इसको वेरिएबल और फिक्स में कितना तोड़ना है, इसके लिए पॉइंट 2 में गाइडेंस मिल रही है। पॉइंट 2 में क्या पता चल रहा है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 3 मिलियन रुपए 75,000 लेबर आवर्स के मुताबिक, तो पर आवर निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं पर आवर। यहाँ मकड़ी बना के पर आवर निकाल लेते हैं। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000 आवर्स कितना बन गया? 40 रुपए पर आवर। तो यहां लिख रहा हूं मैं 40। ₹80 का 130% करेंगे तो ये टोटल बन जाएंगे 130 120 ₹80 है ना डायरेक्ट लेबर का, तो जो ओवरहेड्स है वो ₹80 का 130% है। तो ₹80 का 130% कितना बना? 104 टोटल ओवरहेड है। उस 104 में से 40 फिक्स्ड है, तो बाकी 64 वेरिएबल। ये बात दोबारा और ये 2 मकड़ियों से समझा देता हूं। जो लेबर का 130% दिया हुआ है वो टोटल ओवरहेड्स के लिए बात हो रही है। तो जो टोटल ओवरहेड है वो है ₹80 का 130%। कितना? 104। अगर इसमें से फिक्स्ड निकाल दें तो बाकी वेरिएबल रह जाएगा। टोटल ओवरहेड्स को उसने लेबर का 130% कहा हुआ है, तो अगर लेबर का 130% करें तो टोटल ओवरहेड है, इसमें से फिक्स निकाल दें तो बाकी वेरिएबल है। ये आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 96। इस आखिरी कॉलम की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चले, खाली खाली बुरा लगता। अब यहां से वेरिएंसेस निकालने। कौन कौन से वेरिएंस निकालने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ता है कि मटेरियल परचेज्ड और यूज्ड बराबर हैं या डिफरेंट हैं। अच्छा, यहां तक पहुंच जाओ फिर बता देता हूं।
दो मछलियाँ बन हम्म गई, दो मछलियाँ बन गई, इस तरह मतलब दो मछलियाँ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज्ड और यूज्ड बराबर है या डिफरेंट है? केस 1 केस 2, मटेरियल परचेज्ड और यूज्ड क्वांटिटी बराबर है या डिफरेंट है? केस 1 या केस 2? परचेज्ड कहीं बताए ही नहीं है तो बराबर ही है, तो बस परचेज यूज्ड बराबर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और ये क्या चीज होती है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें पता है ये 40 रुपए पर किलो है, और एक्चुअल क्वांटिटी अभी 2.5 लाख निकाला था शायद। और ये दोनों को ऐड कर लें तो वो बनेगा एक्चुअल मटेरियल, ये है ना, ये दोनों को ऐड कर लिया तो एक्चुअल बन गया। ये 2.5 लाख अभी निकाला था, 2.5 लाख कैसे निकाला था? 19 लाख डिवाइडेड बाय 38 और 84 लाख डिवाइडेड बाय 42, ये टोटल किलो हैं जो लगे हैं। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये कितनी? तो 3 लाख है। 3 लाख एडवर्स। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सर यहाँ भी बस जी जी, ये मतलब बड़ी प्राइस वेरिएंस होती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी लिखा है। नहीं प्राइस वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ठीक है, नहीं नहीं वो ऊपर हेडिंग में हेडिंग प्राइस वर्ड लिख दिया ना, वहाँ कॉस्ट। नहीं तो मैंने प्राइस वेरिएंस ही निकाला है, ये प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है, प्राइस PRIC, वहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए। क्यों? सर ये नोट्स पे कॉस्ट लिखा। नहीं नहीं, वो तो जब हमने ये दोनों वेरिएंस अलग निकाल दिए तो बस ठीक है, फिर कॉस्ट वेरिएंस की जरूरत नहीं है। उसने नाम लेके पूछे ना मटेरियल का रेट और यूजेज, तो प्राइस और यूजेज पूछा है उसने। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 40 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालें? एक यूनिट के लिए लगने चाहिए 5 किलो, तो SQ किन यूनिट्स के लिए निकालूं? EP के लिए, ये 48,470 के लिए, तो 48,470 इंटू 5, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो आज इससे पहले सीखा था हम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के लिए निकालते थे, तो वो तो 48,000 है, लेकिन हमने EP के लिए निकालना है। माइनस 40 रुपए इंटू 2.5 लाख, अच्छे 306 पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 80 रुपए,
और एक्चुअल आवर्स हैं 6048 को 84 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स निकल आएंगे। सवाल में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 6048,000 रुपए है और 84 रुपए का रेट है, तो 84 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स निकल आएंगे। और ये क्या चीज़ है? 6048 ट्रिपल 288,000 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 80 रुपये, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालूं? 1.5 घंटा लगना चाहिए 1 यूनिट के लिए, इनटू कितने यूनिट्स करूं? ईपी 47,123, तो 47,123 इंटू 1.5 घंटा, ये है स्टैंडर्ड आवर्स, माइनस 80 इंटू एक्चुअल हैं 72,000। तो जो हम SQ और SH एक्चुअल प्रोडक्शन पे निकालते थे वो अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे निकाल लें। कितना सारा 1052, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और चूंकि ये लेबर से लिंक्ड है तो आवर्स हम निकाल चुके हुए हैं। स्टैंडर्ड रेट है 64 रुपये और एक्चुअल आवर्स हैं 72,000, माइनस ये क्या होता है? ये क्या चीज़ होगी? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने दिए हमें? 6350। ज़्यादा नहीं होगा? अच्छा 17 पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और यही ऊपर लेबर वाला ही हो जाएगा सब कुछ। 64 इंटू
47,123 इंटू 1.5, ये स्टैंडर्ड आवर्स हो गए, माइनस 64 इंटू 72,000। इसको 64/80 करेंगे तो आ जाएगा। इसमें से 80 निकाल के 64 डालना है ना। 8419 fixed overheads, spending variance, budgeted minus actual, बजटेड दिए हुए 3 मिलियन और एक्चुअल कितने? 2850, तो 1.5 लाख फेवरेबल। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये होता है अप्लाइड माइनस बजटेड। तो बजटेड तो निकाले हुए हैं, अप्लाइड आप चाहे जैसे मर्जी निकाल लें। पर आर लेने पर आर ले लें, 40 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 47,123 इंटू 1.5, ये स्टैंडर्ड आवर्स। यूनिट्स के साथ करना है, यूनिट्स के साथ कर लें। 40 रुपये इंटू 47,123 माइनस 3 मिलियन। आर्ट्स के साथ करना है तो 40 इंटू ये कर लें, यूनिट के साथ करना है तो 60 रुपये इंटू 47,123 कर लें। 1,72,620 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ये हो गया प्रोसेस मिक्स वाला सवाल। अच्छा, अब कल कराऊंगा मैं मटेरियल के एडवांस वेरिएंस और रिवर्स वर्किंग। रिवर्स हो सकता है पहले रिवर्स करा दूं, देखता हूं। अच्छा, इसका होमवर्क कराएं आप। इसका स्प्रिंग 2018 का सवाल है। पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, एमजी लिमिटेड, और राइस की बुक में स्प्रिंग 18 नहीं है। स्प्रिंग 18 ही नहीं है। देखें शायद आई कैप क्वेश्चन में डला हो कहीं। MZL, MZ Limited manufactures a single product X. नहीं है। अच्छा, आई कैप क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि नहीं, वहां से बता देता हूँ।
क्या हुआ? भी निकाला हुआ? नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ रेट और एफिशिएंसी पूछा हुआ, नहीं निकालना चाहिए। बल्कि 2 सवाल तो होने चाहिए यार होमवर्क है। चलो आई कैप की नई बुक में है। अच्छा ये राइस की बुक में नहीं डला हुआ। 2 सवाल होमवर्क, 2 सवाल होमवर्क। एक पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 एमजी लिमिटेड के नाम से स्प्रिंग 2018 का है। जिनके पास पैक की बुक नहीं है तो ये सवाल राइस की बुक में नहीं है, आई कैप की नई बुक में है। और आई कैप की नई बुक में है ये सवाल पेज 391 पे, एग्जाम्पल 12। और इसमें मटेरियल में एक गलती है, वो आप करके आएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में गलती है, वो आप करके आएंगे तो मुझे खुद ही आप कैसे बताएंगे, खैर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या गलती है। आप कर लें ये सवाल, फिर होमवर्क के तौर पे कल डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा कि इसमें क्या गलती है। एक ये होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है कौन सा? एमजी लिमिटेड स्प्रिंग 18। दूसरा होमवर्क है जी पेज 383 पे, आई कैप की बुक के अंदर ही, आई कैप की बुक में पेज 383, एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सेलेंट लिमिटेड। और ये जहां कैलकुलेशन शुरू हो जाती है ना, वो यहां आंसर शुरू कर देते हैं, तो आपने इससे ऊपर ऊपर रहना है, वेरिएंसेस निकालने हैं। आपने इनके वेरिएंसेस निकालने हैं। ये सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। इवन के एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस भी निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का। ये सारे भी निकालने हैं और फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस भी निकालना है एक्सीलेंट लिमिटेड वाले में। ये है पास्ट पेपर का 2010 का या 12 का होगा शायद, है ना इसकी बुक में, एक्सीलेंट लिमिटेड। नहीं है राइस की बुक में? हाँ आई कैप क्वेश्चन बैंक में, आई कैप क्वेश्चन बैंक के नाम से राइस की बुक में है, पेज नंबर, हाँ 60 किलो लगते हैं मटेरियल जी, यही वाला राइस की बुक में है ये, पेज नंबर 515 पे क्वेश्चन नंबर 8। एक ये होमवर्क है और एक आपको मैंने स्प्रिंग 18 होमवर्क दिया है। ये दोनों सवाल होमवर्क कर लेंगे तो अच्छा, आप ही की प्रैक्टिस हो जाएगी, कम से कम एक तो कर ही लीजिएगा।
स्प्रिंग 18 के सोल्यूशन में गलती है वो आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मटेरियल परचेज और मटेरियल यूज्ड में गलती है कि परचेज क्यों लिया हुआ है, यूज्ड क्यों नहीं लिया हुआ, इसमें गलती है, आपको आइडिया हो जाएगा। आप करके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैंने इस चैप्टर में मटेरियल के एडवांस वेरिएंस बताने, मिक्स और यील्ड और रिवर्स वर्किंग बतानी है। ये रह गया बस इस चैप्टर के अंदर। अब तो मैं कल देखता हूँ, पहले रिवर्स करा दूंगा, उसके बाद मटेरियल मिक्स और यील्ड करा दूंगा। है नहीं, कल नहीं, परसों खत्म होगा। हाँ, इसके बाद फिर मैं ना लेबर कराऊंगा जल्दी जल्दी, लेबर आसान सा है। उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग, यानी महीना जो रह गया तकरीबन वो डिसीजन मेकिंग। टारगेट कॉस्टिंग तो आप समझे हो गया, टारगेट कॉस्टिंग तो ऑलमोस्ट हो गया होगा। जैसे ज़बानी वो हुआ है ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वैसे टारगेट भी हो गया। फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा हूँ। अच्छा, अभी मैं गैदरिंग्स के ऊपर बता रहा था। अब अमानत, अमानत अमानत क्या होती है कि जब आपको कोई बात मशवरा कर रहा है आप पे भरोसा करके, तो आप उसको मशवरा दें, आप पे अमानत है, आप उसको बेस्ट मशवरा दें और उसकी बात लोगों में मत फैलाएं, ये अमानत में ख़यानत हो जाएगी। इसी तरह फिज़िकल चीज़ है, किसी ने आपको कोई चीज़ हिफाजत के लिए आपके पास रखवाई है, अब आपके पास वो अमानत है, उसमें ख़यानत तब भी होगी जब आप उसकी इजाज़त के बगैर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, और तब भी होगी जब उसकी इजाज़त के बगैर आप इधर उधर बेच देंगे, और तब भी होगी जब वो ज़रूरत के वक्त आपसे चीज़ वापस मांगेगा और आप नहीं देंगे। तो ये अमानत में ख़यानत है। यानी कोई हम पे भरोसा करके जो हमें एक चीज़ उधार दे रहा है रखवाली के लिए, भरोसा समझ के, वो उसको कल को में वापस करना है, तो ये अमानत है। एक कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। एक हदीस और सुना देता हूँ। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ख़िताब किया तो खुतबे में फ़रमाया, उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। अहद मतलब वादा करके अगर पूरा नहीं कर रहे तो उसमें दीन ही नहीं है, और जिसमें अमानत नहीं है उसमें ईमान ही नहीं। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। समीर साहब, अल्लाह हाफ़िज़।